नमस्कार, मैं हूं राम प्रकाश राय। रविवार के इस खास बातचीत में आपका स्वागत। अभी बीते दिनों अगस्त में जब भारतीय जनता पार्टी ने नितिन गडकरी जैसे वरिष्ठ और दिग्गज नेता को अपने संसदीय बोर्ड से बाहर किया था, साथ ही साथ शिवराज सिंह चौहान को बाहर किया गया था, तो उस समय खूब हल्ला मचा था। अब शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी ने एक नई सूची जारी की। ये सूची थी इनके जो राष्ट्रीय कार्य समिति है उनके साथ साथ विशेष जो आमंत्रित सदस्य होते हैं उनकी। इस सूची को देखने के बाद एक बार फिर से नई चर्चा शुरू हुई है। ये चर्चा है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी अचानक से पंजाब पर मेहरबान क्यों हो गई। इसके पीछे का जो कारण है वो इस सूची को देखने से स्पष्ट हो जाता है। ये सूची जो आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रही होगी, सूची के नामों पर जब आप नज़र डालेंगे तो आपको दिखेगा कि आखिर क्यों ये सूची इतनी ज़्यादा चर्चा का विषय बनी। आज की हमारी जो बातचीत है वो इसी पर होगी कि आखिर भारतीय जनता पार्टी को अचानक से पंजाब में पोटास कैसे दिखने लगा। ये जो सूची है जब हम इस पर नज़र डालते हैं तो इसमें सबसे पहला नाम आता है कैप्टन अमरिंदर सिंह का। कैप्टन अमरिंदर सिंह जो पंजाब की राजनीति की कभी लंबे समय तक धुरी रहे, कांग्रेस पार्टी की नींव, कांग्रेस पार्टी का सबसे मजबूत स्तंभ रहे पंजाब में। ये जब तक पंजाब में रहे कांग्रेस को अच्छी जीत मिलती रही। बाद में तमाम विवादों के चलते फिर सितंबर 2022 में इन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले ली थी। हालांकि उसके पहले से ही ये माना जाने लगा था कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, खासकर के जब सितंबर 2021 में उन्हें मुख्यमंत्री के पद से हटाया गया। उसके बाद उन्होंने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। इस्तीफे के बाद इनकी मुलाकात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से हुई और अमित शाह से मुलाकात के बाद ये माना जाने लगा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह भारतीय जनता पार्टी का दामन थामेंगे। पर सबको चौंकाते हुए उस समय इन्होंने एक अपनी नई पार्टी का गठन कर लिया, पंजाब लोक कांग्रेस उसको नाम दिया गया। अब जब पंजाब में विधानसभा के चुनाव हुए उस समय तक इनकी पार्टी जो है वो चुनाव लड़ने की बात और ये सारी चीज़ें होती रहीं। फिर उसके बाद सितंबर 2022 में भाजपा का इन्होंने दामन थामा और जो इनकी पार्टी थी पंजाब लोक कांग्रेस, उसका विलय हो गया भारतीय जनता पार्टी के साथ। इसके अलावा बड़ा नाम है सुनील जाखड़ का। सुनील जाखड़ जो वहाँ कांग्रेस के सांसद रहे, दिग्गज नेता रहे, 3 पीढ़ियों से वो कांग्रेस, उनकी 3 पीढ़ियाँ जो हैं कांग्रेस के साथ जुड़ी रहीं। 5 दशक से ज़्यादा कांग्रेस पार्टी के साथ इनका साथ रहा। स्वयं जब ये पार्टी से अलग हुए थे तो इन्होंने ये बात कही थी कि 5 दशकों से ज़्यादा, 3 पीढ़ियों से ज़्यादा उनके परिवार ने कांग्रेस के साथ सेवा की, पर जब मुख्यमंत्री बनने का नंबर आया तो अंबिका सोनी ने हिंदू होने के चलते इनको मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया। उस समय अंबिका सोनी ने ये बात कही थी कि कांग्रेस पंजाब में, माफ़ कीजिएगा, जो मुख्यमंत्री है वो कोई सिख ही होगा। तो इस तरीके से सुनील जाखड़ कांग्रेस से अलग होकर के और फिर इन्होंने मई 2022 में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी। तो ये कारण है। इसके अलावा और भी कारण हैं जो अभी हम आपको आगे बताएंगे क्यों आखिर पंजाब पर इतना मेहरबान हुई। हम आपको तमाम आंकड़े भी इसके संबंध में दिखाएंगे। इसके अलावा इस सूची पर नज़र डाली जाए तो उत्तर प्रदेश से स्वतंत्र देव सिंह का नाम है, जो भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष रहे हैं। अभी अध्यक्ष पद से वो हटाए गए, हालांकि वो अभी सरकार में मंत्री हैं। तो उनको भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जगह दी गई है, राष्ट्रीय राजनीति में उनका पदार्पण हुआ है। इसके अलावा विशेष आमंत्रित जो सदस्य हैं उसमें कई नाम हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब हम पहले ज़रा पंजाब में जो आंकड़े हैं कि आखिर पंजाब के, हम और जो ये सूची है इस नामों में, इसमें जो और नाम है उस पर बात करेंगे, पर उसके पहले जरा हम पंजाब वाले आंकड़े समझ लें। वो आंकड़े जिनकी वजह से भारतीय जनता पार्टी पंजाब के ऊपर इतनी मेहरबान हुई है। जो आंकड़े हैं, दरअसल पंजाब में लोकसभा की जो सीटें हैं वो 13 सीटें आती हैं। क्योंकि इस समय अब गुजरात का चुनाव जैसे ही खत्म होगा, भारतीय जनता पार्टी 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारी करेगी। 2024 में लोकसभा के चुनाव होने हैं और जैसा कि खबरें आ रही हैं लगातार कि 5 और 6 दिसंबर को भारतीय जनता पार्टी की कोर कमेटी की बैठक होने जा रही है दिल्ली में। उसमें न केवल 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी के संबंध में चर्चा होगी, बल्कि जो
G20 समिट की जो बैठक भारत को मिली है अध्यक्षता करने को, उसके भी राजनीतिक रूप से उसे किस तरीके से भुनाया जा सकता है, इसकी भी तैयारी भाजपा कर रही है और इस पर भी विचार विमर्श होगा। इसको किस तरीके से आगे प्रेजेंट करना है। जिस तरीके से अभी जब G20 समिट की अध्यक्षता भारत को मिली थी तो एक पूरा बड़े रूप में इसको प्रसारित किया गया था, तमाम अखबारों में पूरे पेज का ऐड दिया गया था। तो ये सारी चीज़ें अब भारतीय जनता पार्टी से और बड़े लेवल तक लोगों के बीच में इसको लेकर के जाने की तैयारी करने में लग जाएगी। तो इसके हिसाब से जब हम लोकसभा चुनाव की बात करेंगे, लोकसभा सीटों की बात करेंगे, तो ये जो सूची थी, जो नई कार्य समिति और विशेष आमंत्रित सदस्यों की आई, इनमें 4 राज्य हैं। 4 राज्यों में पंजाब, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड के लोगों को इसमें, नेताओं को इसमें शामिल किया गया है। तो हम एक एक करके राज्यवार जो है सबके बारे में बात कर लेते हैं। उसमें पंजाब को प्रमुखता क्यों दी गई है इसकी भी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात पंजाब की ही कर लेते हैं। दरअसल आपके स्क्रीन पे ये आंकड़े दिखाई दे रहे हैं। लोकसभा के पंजाब में 13 सीटें आती हैं। इस 13 सीटों में साल 2019 के जो परिणाम रहे उसमें कांग्रेस के खाते में 8 सीटें आई थी। भारतीय जनता पार्टी एनडीए के रूप में चुनाव लड़ी थी शिरोमणि अकाली दल के साथ मिलकर के। एनडीए के हिस्से में केवल 4 सीटें आई थी। 2 सीटें भाजपा के हिस्से में और 2 सीटें एसएडी यानी अकाली दल के हिस्से में आई थी। जबकि भारतीय जनता पार्टी 3 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। 10 सीटों पर शिरोमणि अकाली दल चुनाव लड़ी थी। वोट प्रतिशत की बात करें तो भाजपा के हिस्से में 9.63% वोट आए थे। वहीं एसएडी के खाते में 27.76% वोट आए थे। यानी कुल जो एनडीए की वोट की बात करें तो 37.08% वोट था। वहीं कांग्रेस के हिस्से में जो 8 सीटें आई थी उसमें 40.12% वोट कांग्रेस के हिस्से में पंजाब लोकसभा चुनाव 2019 में गए थे। अब एसएडी एनडीए से अलग हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी के पास अब वहां पर मात्र 2 सीटें हैं। ऐसे में जो 13 सीटें हैं, उन 13 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की नज़र है। 2 सीटों के बाद बचती हैं 11 सीटें। तो अगर ये 11 सीटों का जो आंकड़ा है वो बहुत बड़ा होता है लोकसभा चुनाव के हिसाब से, और उन्हीं 11 सीटों के आंकड़ों को साधने के लिए भारतीय जनता पार्टी इतनी मेहरबान हो रही है पंजाब के ऊपर, जिसको बैलेंस करके, समीकरण बैठा करके, और इन जो 13 में से सिर्फ 2 सीटें जहां जीत का है, उस जीत के आंकड़े को और बड़ा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब में अपने प्रयास शुरू कर दिए हैं 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र। इसके बाद सीटों के लिहाज से आता है छत्तीसगढ़। 11 लोकसभा की सीटें हैं। इसमें भारतीय जनता पार्टी के पास 9 सीटें हैं, कांग्रेस के पास 2 सीटें हैं। भारतीय जनता पार्टी के हिस्से में 50.70% वोट है। वहीं कांग्रेस के पास 40.91% वोट है। वर्तमान में वहां पर कांग्रेस की सरकार है। 2019 में वहां पर भाजपा को हालांकि 2014 के मुकाबले 1 सीट का नुकसान हुआ था, पर चूंकि 11 सीट है उसमें 9 ऑलरेडी भारतीय जनता पार्टी के पास है, 2 सीटें केवल कांग्रेस के पास है। वर्तमान में वहां पर कांग्रेस की सरकार है। ऐसे में 2024 लोकसभा चुनाव के मद्देनजर वहां पर भाजपा के पास करने के लिए कुछ है नहीं। इसके बावजूद भी विशेष आमंत्रित सदस्यों में विष्णुदेव साय को जगह दी गई है। इसके बाद नंबर आता है उत्तराखंड का, जहां पर 5 सीटें हैं। 5 की 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में आती हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास 2019 में वहां पर 61.01% वोट हासिल हुआ था। कांग्रेस के खाते में कोई सीट नहीं आ पाई थी, लेकिन जो वोट शेयर था उसका वो 31.40% रहा था। तो इसके हिसाब से वहाँ जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे थे मदन कौशिक, उनको विशेष आमंत्रित सदस्य में भारतीय जनता पार्टी ने जगह दिया है। अब हम बात करते हैं देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की। यहाँ पर लोकसभा की 80 सीटें हैं। आंकड़े आपके स्क्रीन पर तैर रहे हैं। जो यहाँ पर 80 सीटें हैं वो बेहद महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि देश का बार बार ये कहा जाता है कि दिल्ली जो सत्ता की कुर्सी है, जो दिल्ली की कुर्सी है, दिल्ली की जो सत्ता है वो उत्तर प्रदेश के रास्ते ही जाती है। और इसीलिए खुद नरेंद्र मोदी 2014 में बनारस से चुनाव लड़े, जिसके बाद अब वो देश के प्रधानमंत्री हैं। खैर, यहाँ पर जो सीटों के आंकड़े हैं, वर्तमान समय में 62 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास हैं। 2 सीटें जो उसके सहयोगी दल है, अपना दल सोनेलाल अनुप्रिया पटेल वाली, वो उसके खाते में, यानी 64 सीटें।
चुनाव लड़ने की बात करें तो चुनाव में 78 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी लड़ी थी, 9 सीटों का उसको नुकसान उठाना पड़ा था। 2 सीटों पर अपना दल लड़ा था और दोनों सीटें उसके हिस्से में आई थी। वोट शेयर की बात की जाए तो 49.98% वोट भारतीय जनता पार्टी के खाते में है, वहीं 1.21% वोट अपना दल के खाते में है। कुल एनडीए की बात की जाए तो 51.19% वोट का आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी के पास है उत्तर प्रदेश में। इसके बाद साल 2022 में उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा का चुनाव हुआ उसमें बड़े बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत करके सत्ता में आई। तो इस लिहाज से उत्तर प्रदेश महत्वपूर्ण है और महत्वपूर्णता के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर खुद को मजबूत स्थिति में पाती है, और स्थितियाँ उसके प्रति बेहतर हैं। वहीं हम बात करें कांग्रेस यूपीए की, तो यूपीए में कांग्रेस जो है वो चुनाव लड़ी थी 67 सीटों पर, उसके खाते में 1 सीट आई थी केवल रायबरेली की सोनिया गांधी की। वहीं राहुल गांधी को अमेठी से हार का सामना करना पड़ा था। 2014 के मुकाबले भी उसको 1 सीट गंवानी पड़ी थी। उस समय उसके पास 2 सीटें हुआ करती थी, अमेठी और रायबरेली। 3 सीटों पर बाबू सिंह कुशवाहा की जो पार्टी है जन अधिकार पार्टी, वो कांग्रेस के साथ मिलकर के चुनाव लड़े थे। इसके अलावा एक बड़ा फैक्टर हुआ था 2019 के लोकसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में महागठबंधन का। इस महागठबंधन में बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल ये दल थे, ये दल मिलकर के चुनाव लड़े थे। 38 सीटों पर यहाँ पर बीएसपी चुनाव लड़ी थी, जिसमें 10 सीटें उसके खाते में आई थी। वोट शेयर की बात की जाए तो 19.43% वोट बसपा को मिले थे। वहीं समाजवादी पार्टी 37 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, 5 सीटों पर उसे जीत हासिल हुई थी और 18.11% वोट इसके खाते में आए थे। आरएलडी 3 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, इसके खाते में कोई सीट नहीं आ पाई थी। वोट शेयर की बात की जाए तो 1.69% वोट इसको मिला था, यानी तीनों को मिला दिया जाए तो महागठबंधन के खाते में 39.23% वोट आए थे। अब ये आंकड़े हो गए जिनकी वजह से इस सूची में पंजाब को महत्व मिला है। अब अगर हम इस तरीके से राज्यों की बात करें तो उसमें पंजाब में सबसे ज़्यादा अभी स्कोप है भारतीय जनता पार्टी के लिए, जिसके चलते पंजाब को भारतीय जनता पार्टी ने महत्व दिया है। इतना ज़्यादा महत्व भाजपा ने पंजाब को इसी वजह से दिया है। अब हम बात कर रहे थे चूँकि पार्टी ने जो है वहाँ से कैप्टन अमरिंदर सिंह और सुनील जाखड़ के अलावा जयवीर शेरगिल जो कभी कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता हुआ करते थे, वो भाजपा में आ गए। भाजपा में आने के बाद उनको भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता बना दिया गया। इसके अलावा मदन कौशिक की बात हो रही थी, उत्तराखंड भाजपा के वो अध्यक्ष रहे थे। विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष रहे थे। मनोरंजन कालिया पंजाब भाजपा के अध्यक्ष रहे थे। स्वतंत्र देव सिंह उत्तर प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष रहे थे, उनको राष्ट्रीय कार्य समिति में लिया गया है। बाकी विशेष आमंत्रित जो राष्ट्रीय कार्य समितियां हैं उसमें इन नामों के अलावा एस राणा गुरमीत सिंह सोढ़ी को पंजाब से जगह दी गई है। इसके अलावा मनोरंजन कालिया पंजाब से आते ही हैं, और श्रीमती अमनजोत कौर रामू वालिया इनको भी विशेष आमंत्रित सदस्यों में रखा गया है और ये भी पंजाब से ही आती हैं। तो ये विशेष जो महत्व दिया गया पंजाब को, इसकी वजह ये आंकड़े थे जो आपको दिखाए गए। और चूँकि 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से लग चुकी है। वो इसी के चलते जब से भाजपा सत्ता में आई 2014 से, तब से तमाम न केवल क्षेत्रीय बल्कि जातीय समीकरणों को भी साधने में भाजपा पूरी तरीके से जुड़ी हुई है। दरअसल भाजपा का भी मोटो बन चुका है कि वो केवल हिंदुओं तक सीमित ना रहे बल्कि और भी जगहों पर अपना प्रचार करे। इसी के चलते केरल का उदाहरण लिया जाता है और केरल में अब वो अल्पसंख्यक ईसाइयों की तरफ अपना ध्यान लगा रही है। केरल में अल्पसंख्यक ईसाइयों को अपने साथ जोड़ने में लगी हुई है और वो खुद को मजबूत कर रही है। जिस तरीके से शुरुआती दौर में पहले अनुसूचित जाति को जोड़ने के लिए कई घोषणाएं की गई, फिर दलितों को जोड़ने के लिए कई घोषणाएं की, खुद प्रधानमंत्री ने इसमें मोर्चा संभाला और तमाम दलित महापुरुषों को लेकर के भाजपा का जो प्रतिबद्धता है वो दिखाई गई। इसके अलावा दलित चेहरे को राष्ट्रपति बनाया गया, उसके साथ साथ कई प्रमुख पदों पर उनको जगह दी गई। इसके साथ फिर इसके बाद ओबीसी पर नजर डालेगी, चूँकि खुद प्रधानमंत्री ओबीसी से आते हैं। इसके अलावा कैबिनेट में कई ओबीसी चेहरे रखे गए। तो इस तरीके से जातिगत समीकरण भी साध रही है भारतीय जनता पार्टी। तो कुल मिलाकर के ये वो समीकरण है जिसके सहारे 2024 में भाजपा खुद को मजबूत करने में लगी है। ये आंकड़े हैं जिसकी बदौलत 2024 के समीकरणों को और जो जीत थी 2019 की, उससे और बड़ा करने में भारतीय जनता पार्टी लगी हुई है। तो इस तरीके के और जो आंकड़े होंगे, जो और अपडेट्स होंगे, वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।